हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 कैपिटल बस्टिंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का। ये आईआरआर प्रीवियस क्वेश्चन है। पिछले क्लास में आईआरआर का कंसेप्ट समझाया था। आईआरआर का कंसेप्ट क्या होता है कि हमारे एक ऐसा रेट जिस पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होता है, और आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है। आईआरआर इक्वल टू लिखते हैं आईआरआर दैट इक्वल टू लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। यहाँ पे हायर रेट माइनस लोअर रेट किया जाता है, हायर रेट माइनस लोअर रेट किया जाता है। ठीक है, ऐसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, आईआरआर निकालते हैं। इस पे हमारे पास लोअर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है, हायर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपका कैश का आउटफ्लो कितनी है, 1,36,000 है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसकी पे बैक पीरियड निकालेंगे। पे बैक पीरियड यहाँ पे 30 एकमुलेटेड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे बैक पीरियड निकालने के लिए एकमुलेटेड कैश इनफ्लो निकालेंगे। एकमुलेटेड कैश इनफ्लो 30,000 प्लस 40,000, ये 70,000 हो गया। 70,000 प्लस 60,000 1,30,000 हो गया। तो यहाँ पे पे बैक पीरियड आपका 3 हो जाएगा। तो 3 के आसपास कोई आपका जो रेट हो 5 साल में, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% 5 साल के लिए 3.605 होगा। लेकिन हमारे पास तो आपको 3 है, पेबैक पीरियड यहाँ पे 3 हो जाएगा। पेबैक पीरियड 3 क्यों होगा, 3 साल में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 1,36,00,000 है, अच्छा 1,36,000 है। तो इसकी पेबैक पीरियड आपको 3 प्लस ये 6,000 आपको आने और रिकवर करनी है। तो ये कितना से रिकवर होगा, 30,000 से रिकवर होगा। तो ये 30,000 से रिकवर होगा। तो आपका 3.2 आपका पे बैक पीरियड जाएगा, 3.2 ईयर। तो 12% पे हमारे पास, हम एक माइंड में याद करके रखेंगे कि अप्रोक्स डिस्काउंट किस पे करेंगे। तो 12% पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12 इतना 15% होता है। तो यहाँ पे या तो 13% पे पहले डिस्काउंट कर सकते हैं या 12% पे पहले डिस्काउंट कर सकते हैं, और उस पर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर 13 या 12% पॉजिटिव हो गया तो रेट को इंक्रीज कर देंगे, अगर नेगेटिव हो गया तो रेट को डिक्रीज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी निकाली गई है, ये 10% पे निकाली गई है। 10% पे यहाँ पे 10% पे निकाली गई है। 10% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 2280 आ गया, 2280। फिर आपको 12% पे निकाली गई है। 12% पे आपको -4190 आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये निकालने का तरीका तो आप लोग सीखे होंगे, कंसेप्ट में नहीं समझाएगा। ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया आपके पास। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इससे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने वहाँ पे जो भी वैल्यू आया है लोअर रेट लोअर। अब देखिएगा क्यों पहले 10% पे निकाली गई, उसका रीजन देखिए। हमारे पास 3.2 आ रहा है और यहाँ पे 3.605 आ रहा है 12% पे, और ये 3.2 ईयर में ही पैसा रिकवर हो रहा है। तो 3.2 ईयर में, जबकि 12% पे 3.60 पे बैक पीरियड होना चाहिए। तो इसीलिए 12% से कम आपका रेट लेकर हम आगे बढ़ेंगे, कम। ठीक है, अब यहाँ पे 10% है। अब 10% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 2280। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2280 प्लस 2280 माइनस 12% पे हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है, -4190 -4190 -4190।
यहाँ पे हायर रेट 12% है और माइनस यहाँ पे 10% है। अब इसकी 10% इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2280 प्लस 4190, ये आपका आ जाएगा 6470 यहाँ पे 2280 इंटू 2% हो जाएगा 10%, 2280 इंटू 2 डिवाइड दिस, तो ये प्लस 0.704, तो 10.704% आपका आंसर हो जाएगा। 10.704% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे IRR उन्होंने निकाला होगा, 10.704% आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन कही गई है, देखिए अ कंपनी proposes to install a machine involving the capital cost ₹3,60,000। आपका इन्वेस्टमेंट आपको कितनी है 3,60,000 है, 3,60,000। लाइफ 5 साल है, सेल्वेज वैल्यू नील है, 5 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है, 5 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू 0 है, द लाइफ 5 ईयर, सेल्वेज वैल्यू 0। The machine will produce the net operating income after depreciation 68,000 per annum। टैक्स रेट आपका कितनी है, टैक्स रेट 45% है। तो इन्होंने आपसे, देखिएगा हम कैश का इनफ्लो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले सेल करते हैं, सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं। यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाता है आपका अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हो जाता है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, फिर लेस डेप्रिसिएशन करते हैं, उसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाता है, लेस टैक्स करते हैं हम यहाँ पे, अर्निंग आफ्टर टैक्स, एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक करते हैं, तो हमारे पास कैश का इनफ्लो आ जाता है, कैश का इनफ्लो। इस क्वेश्चन में आपका ये वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है, अर्निंग बिफोर, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द मशीन प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन ये मैंने आफ्टर अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ, अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, तो आपको तो डेप्रिसिएशन चाहिए ना, क्योंकि एड बैक तो करना ही है। तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 68,000 दिया हुआ है, 68,000 लेस टैक्स, टैक्स 45%, तो 45% अगर टैक्स रेट है तो 68,000 का 45% यदि टैक्स रेट है, तो 68,000 का 45% टैक्स रेट है, तो कितना हो जाएगा 68,000 इंटू 0.45, तो 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30,600। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस दिस करोगे तो 37,400 हो जाएगा, 37,400 आपका ये आ गया। ठीक है, अब हमें करनी है कि ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को ऐड करनी है। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5 साल की लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, 3,60,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 ईयर, माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 ईयर, तो 3,60,000 डिवाइड 5 करोगे तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 72,000 हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो प्लस दिस 1,09,400 हो गया, 1,09,400। हर एक साल हमारे पास कितना पैसा आएगा 5 साल तक, यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ये 5 साल तक हमारे पास हर एक साल पैसा आएगा
1,09,400, 1,09,400, यहाँ पे 1,09,400, 1,09,400, 1,09,400, ये हर एक साल इतना पैसा आएगा आपके पास। अब आपसे कह रहा है कि IRR निकालिए। IRR निकालने के लिए उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा हुआ है, तो आप पे बैक पीरियड निकालोगे यहाँ पे, पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड कितना होगा, 3,60,000 हमने इन्वेस्ट किया, 1,09,400 हमारे पास कैश का इनफ्लो है, तो आपको 3,60,000 डिवाइड दिस, तो 3.29 आ जाएगा, 3.29। ये जो 3.29 है, यह क्या बदलाता है, यह बदलाता है कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इसी के बीच में होने वाला दो रेट से डिस्काउंट करेंगे, इसी के दो, तो 3.27 एक है और 3.35 एक है, तो 15% पे और 16% के बीच में हमारे पास IRR आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे लिए इजी हो गया कि क्युमुलेटिव फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है, तो हमारे लिए आसान हो गया, हमारे लिए इजी हो गया। तो यहाँ पे 3.35, 3.27, तो ये आपका 3.29, 15% और 16% पे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास IRR का जो फॉर्मूला होता है, IRR लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, यहाँ पे हायर रेट माइनस लोअर रेट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने निकाला होगा 15%, 16% पे, तो इन्होंने आपको 15% पे 64 इतना आ गया, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेट प्रेजेंट निकालने तो मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे 2262, 6490 2262। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6490 15%, 6490, यहाँ पे 6490 माइनस 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 2262, यहाँ पे 2262। अब यहाँ पे 16% माइनस 15% करेंगे तो आपके पास IRR है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे निकाली भी गई होगी, 15.74% आपका आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्टेंस रूल क्या होना चाहिए, कैसे IRR के बेसिस पे एक्सेप्ट करोगे। तो देखिएगा, हमारे पास IRR आता है, हम 15% से इस प्रोजेक्ट से कमा सकते हैं। अब हमारी दो बातें आ जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मान लीजिए 20% है, तो 20% में पैसा इन मार्केट से रेज करके 15% कमाने वाली प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 10% होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, मार्केट से हम पैसा उठाएंगे और इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% पे है, तो जिस रेट से आपने कमाया उसी रेट से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो आपका इसमें क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, साथ साथ आपका 15% रिटर्न रिकवर हो जाएगा। 15% रिटर्न में आपका इक्विटी का भी रिटर्न इन्वॉल्व है, तो इसमें एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इस केस में क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। इस पे क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होता है इस केस में। ठीक है, अब चलिए आगे का इसी का लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में इन्होंने बोला है। चलिए क्वेश्चन स्टडी में, अब मॉडिफाइड IRR, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडिफाइड IRR। मॉडिफाइड IRR, तो मॉडिफाइड IRR में हम एक्चुअली होता क्या है, इसको करते क्या है, इसको समझिए। मॉडिफाइड IRR में हम करते क्या है कि देखिए, अगर सपोज कीजिए हमने 1 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हमारे पास यहाँ पे 20,000 रुपीज आया,
यहाँ पे 40,000 रुपीज आया, यहाँ पे 50,000 रुपीज आया, और यहाँ पे आपको 60,000 रुपीज आया। प्रोजेक्ट बंद हो गया। हमारी रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% से है, रेट ऑफ रिटर्न 10% से। तो हम क्या करते हैं, इस पैसे को भी हम यहाँ पे लेकर जाते हैं, यहाँ पे इस पैसे को भी हम यहाँ पे लेकर जाते हैं, इस पैसे को भी यहाँ पे लेकर जाते हैं। मान लीजिए 20,000 है, मैंने आपको 10% से, मान लीजिए 20,000 है 10% से, तो 20,000 इंटू कितने साल, 1 साल, 2 साल, ये 3 साल। तो आप सबसे पहले 20,000 को, या पहले आप क्या कीजिए, इसको कीजिए 50,000 सबसे नीचे, तो 50,000 इंटू 1.1, तो ये 55,000 हो जाएगा। अब आपको 1.1 इंटू 40,000, ये 48,400 हो जाएगा। अब 20,000 1.123 इंटू, तो ये हो जाएगा 26,620 प्लस 60,000 प्लस 48,400 प्लस 55,000। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आ गया 1,90,020। तो हम समझेंगे कि भाई 1,00,000 रुपया आज आपने इन्वेस्ट किया, 4 साल के बाद ये पैसा आपको मिलेगा, तो किस रेट से आपने कमाया, जिस रेट से कमाया उसी को मॉडिफाइड आईआरआर कहा जाता है, उसी को मॉडिफाइड आईआरआर कहा जाता है। तो मान लिया जाए 1,00,000 आपने इन्वेस्ट किया, 1 प्लस आर की पावर 4, 1,90,000 दिस, 1 प्लस आर की पावर 4, 190 20 डिवाइडेड बाई 1,00,000 डिवाइड 1,00,000 हो जाएगा, तो 1.9002 हो गया। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1.9002 की पावर 1/4 माइनस 1। तो ये 1/4 की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो उसको निकालने का तरीका 1.9002 हो गया, इसको 12 टाइम्स रूट लेते हैं। 12 टाइम्स रूट आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, और फिर 12 टाइम्स रूट लेने के बाद यहाँ पे -1 करते हैं, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। यहाँ पे 1/4 है तो डिवाइडेड बाई 4, 1/5 होता तो डिवाइडेड बाई 5, 1/6 होता तो डिवाइडेड बाई 6। अब इसका उल्टा करना शुरू कर देते हैं, +1 करते हैं, और इंटू इक्वल टू साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 टाइम्स सिमल्टेनियसली करना होता है। पहले इक्वल, पर इंटू तो इक्वल एक बार काउंट करेंगे, फिर इंटू और इक्वल 2 बार काउंट करेंगे, तो ये 12 बार किया जाता है, 12 बार किया जाता है 12 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू आ जाएगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखनी है 1.9002, उसके बाद 12 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड 4 +1, अब इंटू इक्वल टू करनी है 12 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1740 -1, तो 0.1740, तो दैट इक्वल टू 17.40% से आपने कमाया, 17.40% से आपने कमाया। तो दिस इज योर IRR, बट दिस इज योर मॉडिफाइड IRR, मॉडिफाइड IRR, दिस इज योर मॉडिफाइड IRR। क्लियर हो गया बेटा, दिस इज मॉडिफाइड IRR। तो फ्यूचर में हम पैसा सारे को लेकर जाते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन होगा मॉडिफाइड IRR का, ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितनी है, इनिशियल आपने इन्वेस्ट किया 1,36,000, 1,36,000, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल।
आपके पास पैसा कितना आया 30,000, फिर 40,000, 60,000, फिर 30,000, फिर आपको यहाँ पे 20,000। तो इसको 1 + 0.08 से ये इसी पॉइंट ऑफ टाइम में पैसा निकालनी है, तो यहाँ पे 0 करके ये 20,000 रुपया हो जाएगा। अब इसको भी हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 30,000 को 1 + 0.08 की पावर 1 कर देंगे। फिर यहाँ वाली पैसे को भी लेकर जाना है, तो 60,000 1 + 0.08 की पावर 2 कर देंगे। फिर इस पैसे को भी लेकर जाना है, फिर 40,000 1 + 0.08 की वैल्यू 3 कर देंगे। फिर इस पैसे को भी लेकर जाना है, तो कितना हो जाएगा 30,000 1 + 0.08 की वैल्यू 4 कर देंगे। देखिए इसका वैल्यू 0 की 5th ईयर में ही पैसा सबको लाना है, इसीलिए तो यहाँ पे 30,000 × 1.08, तो ये हो जाएगा 32,400, 32,400। यहाँ पे 1.08 × 60,000, तो 69,984 हो गया। अब 1.08 to 3 × 40,000, तो 50,388। अब आपको 1.08234 × 30,000, तो 40,815 हो जाएगा, 815। अब आप सबको ऐड करेंगे आप, तो 40,815 प्लस 50,388 प्लस 69,984 प्लस 32,400 प्लस 20,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,13,587, 2,13,587। अब बात को समझिए, 2,13,587 आ गया। अब सुनिए, हम एक्चुअली इसको क्या निकालते हैं, हम IRR निकालना चाहते हैं, और वो IRR कौन सा IRR होता है, वो IRR हमारे पास मॉडिफाइड IRR। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया 1,36,000, 1,36,000 हमने इन्वेस्ट किया, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल के बाद हमारे पास पैसा कितना आ गया 213,587। तो किस रेट से हमने कमाया, तो यहाँ पे आपको मॉडिफाइड IRR का मतलब 2,13,587 हमारे पास आया। इन्वेस्टमेंट कितना था 1,36,000, 1,36,000 की पावर 1/5, क्योंकि 5 साल था तो 1/5 -1। इसकी लॉजिक मैंने बताया था, क्या लॉजिक बताया था, इसकी लॉजिक बताया था कि हम ऐसे करते हैं, 1,36,000 हमने इन्वेस्ट किया, 1,36,000 हमने इन्वेस्ट किया, 1 + R की रेट से 5 साल कमाया, लास्ट में वो पैसा कितना आ गया 213,587, 213,587, तो 1 + R की पावर 5, 213,587 डिवाइड बाई 1,36,000। अब यहाँ पे R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यहाँ से हटाओगे तो 213,587 डिवाइडेड बाई 136 की पावर 1/5 -1, इस तरह आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड 1,36,000, तो ये हो जाएगा 1.5704 की पावर 1/5 -1, 1.5704
1.5704 05 लिख दीजिए। 1.574 के बाद 9 है तो 05 लिख दीजिए। 05 1.5705। अब आप इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप अपनी कैलकुलेटर में क्या लिखोगे? सबसे पहले 1.5705, इसको 12 टाइम्स आप क्या करोगे? रूट को लोगे, रूट 12 टाइम्स रूट, उसके बाद -1 करोगे, उसके बाद यहाँ पे 1/5 है तो डिवाइडेड बाई 5 करोगे, डिवाइडेड बाई 5 करोगे, फिर क्या करोगे? +1, फिर इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, ये 12 टाइम्स करोगे तो 1.5705 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाई +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, तो ये आपका आ जाएगा 1.09448 -1, 0.09448, तो 9.45% आपका आंसर हो जाएगा। 9.45% आपका मॉडिफाइड IRR हो जाएगा। तो दिस वे ऑफ कैलकुलेशन मॉडिफाइड IRR। तो आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे 9.45%। यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख दिया है, कोई बात नहीं है, उसने बाकी आगे को नहीं लिखा है। अब देखिएगा, उन्होंने कहा कि डिफरेंट कंक्लूजन इन द फॉलोइंग सिनेरियो। अब देखिएगा, सुनिए, एक बात को मैं बताता हूँ। हमारे पास एक कंपनी ये होता है, एक कंपनी बी होता है। अब सुनिए, अब IRR के बेसिस पे कंपनी ए को सिलेक्शन किया जाता है। IRR के बेसिस पे सपोज कीजिए यहाँ पे 20% है, ये 25% है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कंपनी ए का 10,000 है और कंपनी बी का 7,000 रुपीज है। तो भाई IRR के बेसिस पे कौन सी कंपनी बेस्ट होता है? जो ज्यादा परसेंटेज कमाता है वो बेस्ट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ IRR के बेसिस पे हम कहेंगे कंपनी दिस इज द बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ IRR। ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ये वाली कंपनी बेस्ट है, ये वाली कंपनी बेस्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे ये वाली कंपनी बेस्ट है, IRR के बेसिस पे ये वाली कंपनी बेस्ट है। तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग। इसको क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग बिटवीन IRR एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू में रैंकिंग कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू कंपनी ए इज बेटर। ऑन द बेसिस ऑफ IRR के बेसिस पे कंपनी बी बेटर है। तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग। तो भाई किसको सिलेक्शन आप करोगे? आप किसको सिलेक्शन करोगे? तो उसमें क्या होता है, इन जनरल केस वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसकी क्या लॉजिक है? इसका सबसे पहला रीजन है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। जबकि IRR सिर्फ ये नेट प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, जबकि IRR जो होता है वो सिर्फ परसेंटेज के रूप में बताता है, वो सिर्फ परसेंटेज के रूप में बतलाता है, इतना परसेंट हमारी प्रॉफिट बढ़ रही है, वेल्थ कितना से इंक्रीज कर रहा है उससे नहीं। तो ये क्या बताता है? नेट प्रेजेंट एब्सोल्यूट टर्म में इक्विटी शेयर होल्डर को आपको कितना वेल्थ बढ़ा, शेयर होल्डर का कितना वेल्थ बढ़ा, वो बताता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा केस क्या होता है कि आपका एक और केस होता है, हमारी IRR का एजम्पशन होता है कि इंटरनल जनरेटेड कैश इनफ्लो,
जो हमारे पास इंटरनल जनरेटेड कैश इनफ्लो आता है, बीच में कैश का इनफ्लो आता है, उसको री इन्वेस्ट करते हैं, एट द रेट ऑफ IRR, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जबकि नेट प्रेजेंट वैल्यू का एजम्पशन ये है कि इंटरनल जनरेटेड कैश इनफ्लो आर री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करने की आपके पास एबिलिटी नहीं है तो क्यों पैसा उठाओगे मार्केट से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आपको पैसा उठाने की एबिलिटी नहीं है तो देयर इज नो रीजन ऑफ रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी दो एजम्पशन के कारण, एक तो क्या एजम्पशन है IRR का, इन प्रैक्टिकल एजम्पशन से इंटरनल जनरेटेड कैश फ्लो आर री इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ IRR। जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हम क्या एजम्पशन मानते हैं, फेयर एजम्पशन है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही हम री इन्वेस्ट करते हैं इंटरनल जनरेटेड फंड्स को। अब क्वेश्चन आता है कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग क्यों होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग का रीजन क्या है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग का रीजन 3 रीजन बताया जाता है। सबसे पहला कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो की पैटर्न अलग अलग है, कैश आउटफ्लो का पैटर्न अलग अलग है। जैसे देखिएगा, एक प्रोजेक्ट में 1 लाख की कैश का आउटफ्लो है, एक प्रोजेक्ट में 3 टाइम्स ज़्यादा 3 लाख कैश का आउटफ्लो है। तो यहाँ पे 1 लाख के अलावा ये 3 टाइम्स ज़्यादा कैश का आउटफ्लो है, तब आपको क्या हो जाएगा, पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो, ये आपका आउटफ्लो के कारण आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग हो सकता है। दूसरा रीजन क्या होता है, पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो, पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो। मान लीजिए एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, 2 कंपनी है, यहाँ पे आपके पास ईयर है। अब देखिए आप 1 साल 2 साल 3 साल, यहाँ पे 50,000 का कैश का इनफ्लो आ रहा है, यहाँ पे 75,000 का कैश का इनफ्लो आ रहा है, यहाँ पे 1 लाख का कैश का इनफ्लो आ रहा है। ये कंपनी बी में यहाँ पे 2 लाख का कैश का इनफ्लो आ रहा है, 1,50,000 का कैश का इनफ्लो आ रहा है, यहाँ पे 50,000 का कैश का इनफ्लो आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस कंपनी का मैक्सिमम कैश इनफ्लो एंड में आया, मैक्सिमम कैश इनफ्लो एंड में आया, जो कि री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी बी का मैक्सिमम कैश का इनफ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आया, जिसको हम फर्दर री इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका IRR ज़्यादा हो जाता है। तो दिस इज अ रीजन ऑफ पैटर्न कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग। एक तो पैटर्न ऑफ कैश आउटफ्लो का, दूसरा कैश का इनफ्लो का। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज डिफरेंट का मतलब, अगर मान लीजिए एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, इसका लाइफ 5 ईयर्स है, इसका लाइफ 8 ईयर्स है, तो यहाँ पे भी आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग होने की चांसेज है। तो देयर आर 3 रीजन ऑफ बीइंग कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग। कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग का कैश का आउटफ्लो का डिफरेंस होना, पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो का डिफरेंस होना, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है, उस केस में कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग हो सकता है। ठीक है ना बेटा। तो दीज आर द 3 रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच देयर आर कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग बिटवीन IRR एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है ना बेटा। चलिए ये वाला, अब इस पे क्वेश्चन होगा आपको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला रीजन होता है आउटफ्लो का, 1 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे कैश का फ्लो है, कैश का फ्लो है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग, नेट प्रेजेंट निकालने तो आता ही है आपको, IRR निकालने तो आता ही है। तो उसके बेस पे लास्ट हमने नेट प्रेजेंट और IRR का क्वेश्चन ये निकाला गया है, वो देख लेना है आप। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बी को हम सिलेक्शन करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे, प्रोजेक्ट ए को सिलेक्शन करेंगे IRR बेसिस पे। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग आया। क्यों कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग आया, ये आपको, क्योंकि आपका यहाँ पे IRR ज़्यादा है और यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा। तो ये पैटर्न ऑफ कैश आउटफ्लो के केस में, क्योंकि प्रोजेक्ट ए में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब प्रोजेक्ट ए में 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग आया। अब IRR कैसे कैलकुलेट किया, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आपको जब अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछता भी है तो सिर्फ आपको ये चीज़ें निकाल दिया रहेगा। अब बताएगा कि किस प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करेंगे, कन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग क्यों है, उसका रीजन क्या है, वो मैंने जो समझाया वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना।
अब दूसरा है टाइम डिस्पैरिटी इन कैश फ्लो वही पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो का डिफरेंस है। देखिए एक प्रोजेक्ट वाई है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा का डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन इनफ्लो में बहुत ज़्यादा का फॉलो है। यहाँ पे 2 लाख का इनफ्लो पहले आ गया, बाद में कम आया, यहाँ पे पहले कम आया, बाद में मैक्सिमम आया, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, और IRR भी निकाल सकते हैं आप। नेट प्रेजेंट IRR निकालने के बाद वही आपको डिसीजन देना पड़ेगा, जो डिसीजन आप पहले जैसे लिखे थे वो डिसीजन। IRR नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई यहाँ पे, और ये चीज़ देखिए यहाँ पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे प्रोजेक्ट बी बेस्ट है, IRR के बेसिस पे प्रोजेक्ट ए बेस्ट है। अब आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग आया, पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो के डिफरेंस का। तीसरा रीजन होता है डिस्पैरिटी ऑफ लाइफ, मैंने प्रोजेक्ट की लाइफ अनइक्वल होने के कारण आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग होता है। तो प्रोजेक्ट की लाइफ अनइक्वल, जैसे एक प्रोजेक्ट की लाइफ 1 ही साल है, एक प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है, तो इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रैंकिंग हो जाता है। IRR कैसे निकाला जाता है, नेट प्रेजेंट कैसे निकाला जाता है, वो तो आपने सीख लिया, तो उसको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप की क्वेश्चन निकालने के लिए नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट डिसीजन पे पूछेगा। तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे इसको, IRR के बेसिस पे इसको, ये क्यों हुआ, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिफरेंट। अब देखिए समरी डिसीजन, पेबैक पीरियड, वो सब चीजें आप लोगों को दिखाई है। ये वाली जो पार्ट है ये आपका कैपिटल रेशनिंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्लास में इस इलस्ट्रेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।